गुड इवनिंग एंड वेलकम टू जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं मनीष कुमार, फैकल्टी ऑफ जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अप्लाइड केमिस्ट्री का यूनिट 3 मेटल एंड अलॉय के लेक्चर 9 में आपको अप्लाइड केमिस्ट्री का सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हीट ट्रीटमेंट एंड हीट ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज ही मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट। और इस मेथड में हम 4 मेथड को डिस्कस करेंगे। पहला है आपका हार्डनिंग या क्विंचिंग, मतलब यह सब जो है जो हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, यानी कौन कौन प्रोसेस से हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहला है आपका हार्डनिंग एंड क्विंचिंग, दूसरा है आपका टेम्परिंग, तीसरा है एनेलिंग और चौथा है आपका नॉर्मलाइजिंग। तो देखते हैं, पहला आपका हो गया हार्डनिंग या क्विंचिंग, दूसरा आपका हो गया टेम्परिंग, तीसरा है आपका एनेलिंग, और चौथा है आपका नॉर्मलाइजिंग। ये जो आपका 4 है, क्या हार्डनिंग या फिर क्विंचिंग, दूसरा है टेम्परिंग, तीसरा है आपका एनेलिंग और चौथा है आपका नॉर्मलाइजिंग। ये चारों आपका हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। तो हम बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हार्डनिंग या फिर क्विंचिंग। ये हार्डनिंग या क्विंचिंग में क्या हम लोग करते हैं, देखिए इसमें करते क्या, जो भी स्टील होगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट मेटल का, स्टील हो गया या फिर स्टील अलॉय हो गया, उसको हम हीट करेंगे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर और उसको रैपिडली यानी फास्ट कूलिंग करेंगे किसमें, एयर में हो गया, ऑयल में हो गया, वाटर में हो गया। मतलब क्या लेंगे, पहले तो हीट करेंगे एक स्पेशल टेम्परेचर पर ले जाएंगे, उसको हीटिंग करेंगे। उसके बाद कूलिंग जो करेंगे, कूलिंग एक स्पेसिफिक ही रेट पर होगा, लेकिन फास्ट, रैपिडली यानी फास्ट कूलिंग फास्ट करेंगे। क्या किसमें करेंगे, और जो मीडियम होगा, मीडियम क्या करेंगे, मीडियम यानी कि माध्यम, क्या लेंगे मीडियम में, वाटर ले सकते हैं, एयर ले सकते हैं, फिर ऑयल ले सकते हैं। मतलब ये जो वाटर, एयर एंड ऑयल, जो इस माध्यम से हम उस ऑब्जेक्ट को कूलिंग करेंगे। तो लिखेंगे हार्डनिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट process in which metals and metal alloy are heated. Metal and metal alloy are heated and फास्ट या फिर रैपिडली लिख सकते हैं, रैपिडली कूलिंग यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको हम हीट करेंगे, उसके बाद रैपिडली यानी थोड़ा फास्ट
उसको कूलिंग करेंगे इन वाटर या फिर एयर या फिर ऑयल। मतलब ये सब जो है कूलिंग को माध्यम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हार्डनिंग एंड क्विंचिंग प्रोसेस था। अब इससे होता क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं कि मतलब इन जो हार्डनिंग है और क्विंचिंग है उसको करने से फ़ायदा क्या होता है। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। हार्डनिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हार्डनिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हार्डनिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस in which metal and metal alloy are heated and fast या फिर rapidly cooling in water, air and oil। यानी कि कोई एक माध्यम को सिलेक्ट करेंगे और उसको फास्ट कूलिंग कराएंगे। इस प्रोसेस को हार्डनिंग एंड क्विंचिंग कहते हैं। तो पर्पस क्या है हार्डनिंग करने का, तो नेक्स्ट देखते हैं पर्पस ऑफ हार्डनिंग। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको एक बार आप लिख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे। पर्पस ऑफ क्या था आपका पहला मेथड, पर्पस ऑफ हार्डनिंग। तो इससे क्या होता है, इससे स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, टफनेस इम्प्रूव हो जाते हैं। तो पहला में लिखेंगे इम्प्रूव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी एंड टफनेस। इम्प्रूव डक्टिलिटी, strength, elasticity and toughness। क्या होगा इससे, आपका जो स्ट्रेंथ होगा इंक्रीज कर जाएगा, डक्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगा, इलास्टिसिटी इंप्रूव होगा एंड टफनेस इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूव बेयर रेजिस्टेंस, यानी घिसाव का जो कैपेसिटी होगा, जो घिसाव का कैपेसिटी होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं आपका इम्प्रूव वर्कआउट यानी काम करने का जो कैपेसिटी हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं इम्प्रूव वर्किंग कैपेसिटी, एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं इम्प्रूव एबिलिटी टू कट अदर कटिंग अदर मटेरियल, यानी कि कहने का मतलब है अदर मटेरियल को काटने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अब देखेंगे कि आयरन से कटिंग किया जाता है, तो जो कटिंग जो एबिलिटी होगा जो आप इसका इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो एबिलिटी टू इम्प्रूव कटिंग मटेरियल। ठीक है, तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेम्परिंग। तो आप इसको लिख सकते हैं, लिखिए।
तो देखते हैं सेकेंड आपका टेम्परिंग। हम टेम्परिंग क्यों करते हैं? जब हमने हार्डनिंग करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस इंक्रीज कर जाता है एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर इंक्रीज कर जाता है एंड उसका ब्रिटल बहुत अधिक ब्रिटल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। देखिए when a steel या metal are hardening then it's become more hard, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं एंड ब्रिटल एंड जनरेटेड इंटरनल स्ट्रेसेस, यानी आपको पता होगा स्ट्रेस क्या होता है, वो इंटरनल स्ट्रेस पैदा हो जाते हैं। ये सब कमी को दूर करने के लिए, ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं, इसी को मिनिमाइज करते हैं। दूर तो होगा नहीं, पूरा रिड्यूस नहीं हो पाता, लेकिन उसको हम मिनिमाइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग में सिंपली करते क्या, इसको नॉर्मल टेम्परेचर से एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, उसके बाद सिंपली फ्रीली मतलब फ्री में उसको छोड़ देते हैं, उसके वो ठंडा होने के लिए यानी कूलिंग होने के लिए। उसका कोई एक स्पेशल कूलिंग रेट नहीं होगा, उसको और वह ठंडा होता है जिससे उसके अंदर ज़्यादा हार्ड या फिर ज़्यादा ब्रिटेल जो इंटरनल स्ट्रेसेस पैदा होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसी को, इस प्रोसेस को ही हम टेम्परिंग कहते हैं। देखिए इट्स प्रोसेस कॉल्ड टेम्परिंग। तो सिंपली जिस ऑब्जेक्ट को हमने हार्डनिंग किया उसके अंदर वो हार्ड ज़्यादा हो जाता है, ब्रिटल ज़्यादा हो जाता है, इंटरनल स्ट्रेसेस पैदा हो जाते हैं, वो सब को हम मिनिमाइज करने का प्रोसेस को ही हम टेम्परिंग कहते हैं। टेम्परिंग करने से क्या होता है, देखिए पर्पस ऑफ टेम्परिंग। टेम्परिंग क्यों करते हैं, रिड्यूस होते हैं हार्डनेस। तो क्यूचिंग करते हैं, क्यूचिंग या फिर हार्डनिंग आपको एक ही था। वो करने के बाद वो हार्ड ज़्यादा होता है, हार्डनेस ऑफ द क्यूच, यानी रिड्यूस करते हैं उसको हार्डनेस को, उसके हार्डनेस को हम रिड्यूस करते हैं। पहला आपका उद्देश्य हो गया। सेकंड है आपका इंटरनल स्ट्रेसेस रिड्यूस। जो क्यूच किए थे, जो इस ऑब्जेक्ट को हमने हार्डनिंग किए थे, क्यूचिंग किए थे, उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस बहुत अधिक पैदा हो जाता है, उसी को हम रिड्यूस करते हैं। सेकंड क्या है आपका, रिड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ क्यूच स्टील, यानी जिस स्टील को मैंने क्यूचिंग किया था उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस बहुत अधिक पैदा हो गया था, उसी को हम लोग रिड्यूस किए। सेकंड आपका इम्प्रूव डक्टिलिटी। इसका डक्टिलिटी इम्प्रूव हो जाता है एंड टफनेस एज वेल एज टफनेस, इसका डक्टिलिटी एंड टफनेस इम्प्रूव कर जाते हैं। एंड जो अधिक ब्रिटल हो गया था यानी भंगुरता उसमें अधिक हो गया था, उस भंगुरता को दूर करने के लिए मैंने टेम्परिंग किया, तो उसका एक और पर्पस क्या हो गया, रिड्यूस ब्रिटलनेस एंड इम्प्रूव टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि उसको ब्रिटनेस को हम कम करेंगे जिससे हमें टेंसाइल स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। तो एक था आपका पर्पस, तो इससे आप नोट कीजिए और इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट। तो ये आपका थर्ड प्रोसेस है, एनेलिंग बोलते हैं इसको या फिर सॉफ्टनिंग भी बोलते हैं, यानी कि जो मटेरियल बहुत हार्ड हो जाता है उसको हम एनेलिंग से सॉफ्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, इसको क्या करते हैं हम, देखिए एनेलिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि पहला से आपको यह कन्फर्म हो गया कि यह आपका हीट ट्रीटमेंट का ही प्रोसेस है, जिसमें हम करते क्या हैं, ऑब्जेक्ट को यानी स्टील को या फिर स्टील एलॉय को या फिर आयरन को हम हीट करेंगे। एक कौन सा टेम्परेचर पर, देखिए एक नया वर्ड आया है, हीटेड एवपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब ये क्या होता है, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। देखिए वह टेम्परेचर जिस पर
किसी भी मटेरियल का मोलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी मटेरियल का मोलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो एनीलिंग में क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर तक एंड कुछ समय तक होल्ड रखेंगे, उसी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे एंड उसके बाद स्लो कूलिंग करेंगे। इस प्रोसेस को ही एनीलिंग प्रोसेस कहते हैं। एक ऐसे देख सकते हैं, एनीलिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट हीटेड above the recrystallization temperature and then cooling slow एंड उसको ठंडा स्लो करेंगे। इस प्रोसेस को ही एनीलिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका पर्पस क्या, हम क्यों करते हैं एनीलिंग। देखिए पहला इम्प्रूव मशीन एबिलिटी, यानी कि इस पर मशीनिंग का काम करने के लिए इसका जो क्षमता होगा वह इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉफ्टन द स्टील, यानी एनीलिंग करने से जो स्टील होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पर लिखा भी है सॉफ्टनिंग, यानी कि स्टील को हम सॉफ्ट बना रहे हैं, यानी मुलायम बना रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड में क्या है, सॉफ्टनिंग द स्टील को हम मुलायम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिमूव इंटरनल स्ट्रेस, यानी उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस भी रिमूव होगा। तो आपका नेक्स्ट क्या है, रिमूव इंटरनल स्ट्रेस। इससे ये भी एक आपका पर्पस है, उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका इंक्रीज डक्टिलिटी। एक्चुअली आपको बताए थे कि डक्टिलिटी एक सॉफ्टनेस को शो करता है, यानी कि अगर अधिक मटेरियल डक्टाइल है तो वह मुलायम होगा, यानी सॉफ्ट होगा और टूटेगा जल्दी नहीं, वह मुड़ जाएगा। यानी कि एक मटेरियल होता है तो मुड़ता नहीं है, डायरेक्टली टूट जाता है, तो वह हार्ड मटेरियल होता है। एंड एक मटेरियल होता है जो टूटता नहीं है, मुड़ जाता है लोड लगने के बाद, वह सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज डक्टिलिटी, यानी कि उसको सॉफ्टनेस को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और आपका लास्ट पॉइंट है रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, ग्रेन साइज। अब ये क्या होता है, देखिए कोई भी मटेरियल है, समझ में या एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया, इसके अंदर मोलिकुलर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो एक होता है कोर साइज, एक होता है ग्रेन साइज। जो कोर साइज होता है बड़ा साइज होता है, जैसे मोलिकुलर स्ट्रक्चर इस तरह से बड़ा है। देखिए इसके अंदर यह मोलिकुलर स्ट्रक्चर है। अगर उसका स्ट्रक्चर मोलिकुलर स्ट्रक्चर बहुत काफ़ी बड़े बड़े होंगे तो उसे कोर्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर यही स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर बताते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखिए चेंज हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम, ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर हो गया और ये आपका ग्रेन साइज स्ट्रक्चर हो गया। तो जो स्टील होगा उसका जो ग्रेन साइज कोर साइज होगा वह ग्रेन साइज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अच्छे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, यानी छोटे छोटे उसका मोलिक्यूल्स में बढ़ जाएंगे। तो ये आपका था रिफाइन ग्रेन साइज, यानी कि जो साइज था उसको रिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट एक लास्ट बचा हुआ है नॉर्मलाइजिंग, तो इसको नोट करिए। और नॉर्मलाइजिंग क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट आप एक हीट ट्रीटमेंट का फोर्थ प्रोसेस है उसको हम देखते हैं। फोर्थ है आपका नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, देखिए नॉर्मलाइजिंग में हम स्टील को
उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक हीट करेंगे। क्या करेंगे? स्टील को हम उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक हीट करेंगे एंड फ्रीली यानी फ्री छोड़ देंगे उसको कूल्ड होने के लिए, यानी उसका कोई कूलिंग रेट नहीं होगा, यानी सिर्फ उसको हम एयर में छोड़ देंगे कूलिंग होने के लिए। इस प्रोसेस को ही हम एनलिंग कहते हैं। देखिए नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। नॉर्मलाइजिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। नॉर्मलाइजिंग क्या है? एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है इन विच हीटिंग ऑफ स्टील डिफाइंड टेम्परेचर, यानी उस टेम्परेचर डिफाइंड रहेगा, डिफाइंड टेम्परेचर अबाउट यानी लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 50 डिग्री सेंटीग्रेड एवं द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील। अब एक क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा कि द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील इज 725 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी स्टील का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 725 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मैं स्टील को कहाँ तक गर्म करेंगे? उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। देन इट्स अलाउड टू कूल फेयरली यानी फ्रीली छोड़ देंगे उसको अलाउ करेंगे ठंडा होने के लिए फ्री इन द एयर, यानी उसको हवा में ही हम छोड़ देंगे फ्री कूलिंग के लिए। इस प्रोसेस को ही हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो एक बार देखिएगा, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी यह एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है इन विच हीटिंग ऑफ स्टील ए डिफाइंड टेम्परेचर अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एबव द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील, यानी स्टील का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उसके ऊपर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे, उसके बाद फिर ही हम उसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, इसमें एयर में। इस प्रोसेस को ही हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इस समझ में आया। उसके बाद देखते हैं हम इसका पर्पस, क्या उद्देश्य है हमें नॉर्मलाइजिंग करने का, क्या उद्देश्य है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर उसका होता है जो रिफाइन हो जाता है, उसका कोर्स स्ट्रक्चर रिफाइन हो जाता है, यानी फिर से वह शुद्ध हो जाता है। उसका जो स्ट्रक्चर होगा मोलिकुलर स्ट्रक्चर होगा वह फिर से शुद्ध हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये तो हर प्रोसेस में कॉमन होगा। इम्प्रूव तो होना ही है उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी का, क्योंकि सारा चीज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। तो इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी का जो एक पर्पस है वो सभी प्रोसेस के लिए कॉमन होगा, क्योंकि हम हीट ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मिनिमाइज इंटरनल स्ट्रेसेस। अब जो ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनल स्ट्रेस होगा उसको मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, गिव डक्टिलिटी एंड टफनेस, मतलब नॉर्मलाइजिंग करने से क्या होगा, वह देगा हमें डक्टिलिटी को इम्प्रूव, मतलब डक्टिलिटी को बढ़ा देगा और आपका टफनेस को, यानी कि वह नॉर्मलाइजिंग करने से यह उत्पन्न होगा, यह जो प्रॉपर्टी है जो इम्प्रूव नहीं उत्पन्न ही हो जाएगा, डक्टिलिटी एंड टफनेस, इसलिए यहाँ पर गिव लिखा हुआ। तो स्टूडेंट ये था आपका हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस के बारे में डिस्कस किए। तो ठीक है, इस सिलेबस को हम यहीं पर रहने देते हैं, इस वीडियो लेक्चर को, और इसके नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टील एलॉय के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ रहा था मेटल एलॉय, लेकिन इसके बाद स्टील एलॉय के बारे में पढ़ेंगे। मतलब स्टील में और भी बहुत सारे मटेरियल को ऐड करेंगे और उसको प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करेंगे, और उसके साथ हम उसे कहेंगे स्टील एलॉय। तो स्टील एलॉय के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।